केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। इसके अंदर हम फर्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SN रिएक्शन। ओके, वी कैन ऑलरेडी डिस्कस इन हेलो अल्केन SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब हमें ये पता करना है कि हेलोएरिन जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पहली चीज क्या देखनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, पहले तो वो पता करना है। उसके लिए हमें 4 रीजन देने हैं। ओके, वो 4 रीजन से हमें पता चलेगा कि जो हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो पहले ऐसे जरूरत क्यों पड़ी कि ये रिएक्शन कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नहीं कर सकता है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3X हेलो अल्केन और हेलो एराइन। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कई सारे डिफरेंस हम बोल सकते हैं। वो रिएक्शन दोनों टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेजोनेंस इफेक्ट। इफेक्ट में कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, उसका फर्स्ट रीजन रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, तो हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। चलो मैं यहाँ पे कोई भी एक हेलो अल्केन ले लेता हूँ, क्लोरो X की जगह पे मैंने हेलोजन की फॉर्म में पहले हमें ये पता करना है कि अब देखो इन दोनों में डिफरेंस, पहली चीज डिफरेंस क्या थी, तो यहाँ पे जो कार्बन और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था उसमें हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन की जो डेंसिटी है वो कम है, और डेंसिटी कम होने की वजह से और इसके जो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ये बेंजीन रिंग का कार्बन है। और ये जो बॉन्ड है उसको अपने साइड अट्रैक्ट करके रखेगा। ओके, कौन सी इफेक्ट आ रही है यहाँ पे, प्लस R इफेक्ट। रेजोनेंस की 2 इफेक्ट थी, प्लस R माइनस R, तो यहाँ पे प्लस R इफेक्ट देखने को मिल रही है, और यहाँ पे एक और दिखेगी माइनस I, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो ये 2 इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हैं। तो इजीली यहाँ पे कोई भी हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा के हेलोजन को रिमूव कर सकते थे। ओके, लेकिन इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्लोरीन की तरफ, मतलब हेलोजन की तरफ नहीं होगा। ओके, वो कार्बन की तरफ भी होगा, मतलब जो बॉन्ड है वो पार्शियली बॉन्ड है, और पार्शियली बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ओके, तब ये हेलोजन इजीली रिमूव नहीं हो सकता। ओके, तो वो रीजन हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH- यहाँ पे अटैक करवा रहे हैं, तो ये हेलोजन इजीली निकल जाना चाहिए। अगर वो हेलो अल्केन के फॉर्म में होता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड का अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, कार्बन की तरफ, मतलब बेंजीन की रिंग की तरफ। इसीलिए ये हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं फॉर्म होगा और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज भी फॉर्म नहीं होगा।
ओके, जो पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता तो इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। और वो इसके लिए कौन सी इफेक्ट शो कर रही है? रेजोनेंस इफेक्ट। ये किसके लिए हो रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है? तो ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड कहां पे हुआ? तो देखो, ये जो कार्बन था, ये कार्बन कौन सी? दूसरी चीज, ये प्लस इफेक्ट भी शो करता है और माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है। ये दोनों चीजें ऐसी है जो ये फिनाइल रिंग को मतलब ये बेंजीन रिंग को स्टेबल बनाता है। ओके, और स्टेबल बनाने के वजह से ही ये एक पार्शियली बॉन्ड जनरेट होगा। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते ये कार्बन जो है डबली बॉन्डेड कार्बन है। ये कार्बन कैसा है? डबली बॉन्डेड कार्बन। ओके, तो इसकी वजह से इस पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और वो हमें कैसे पता चलेगा? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो इसकी रेजोनेंस इफेक्ट कैसी होगी हम देखते हैं। क्यों उस पे पार्शियली डबल बॉन्ड हम बोल रहे हैं? तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है। क्लियर है? उसमें से ये इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कार्बन की 5 वैलेंसी तो हो नहीं सकती, इसीलिए 1 स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए स्टेबल होने के लिए ये जो पाई बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जाएगा ये वाले कार्बन पे। ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पता चला सबको? ओके, चलो दूसरी चीज, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, अब फिर से ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ओके, और लास्ट में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे और क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे। तो लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। समझ में आ गया? तो मतलब इसके 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो उसी की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ और ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन के रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कंटिन्यूअस रोटेट करेंगे तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे ट्रांसफर होते ही रहेंगे इस तरह से। ओके, और लास्ट में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और उसी की वजह से इसको हम बोलेंगे पार्शियली डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये जो रूल्स है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, अब डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है तो ये इजीली ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे पाई बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो जैसे बॉन्ड इंक्रीज हो गए, पाई बॉन्ड जनरेट हुआ तो उसकी वजह से
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। ओके, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एसएन रिएक्शन है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हेलोएरिन के अंदर नॉर्मल कंडीशन पे वो एसएन रिएक्शन नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? नॉर्मल कंडीशन पे हेलोएरिन जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरेट नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या था? पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसी की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकता। अगर हाई कंडीशन हो, क्रिटिकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो उस तरीके से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलोएरिन है उसके अंदर आराम से कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? दूसरी चीज, यहां पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी? अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बॉन्ड ऑर्डर की 1। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती? 1। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ पे? 1.5। हमने 11 के चैप्टर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं वो कंप्लीट किया था, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है वो पता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और जो सेकंड बॉन्ड है वो कैसा है? पार्शियली। सेकंड बॉन्ड कैसा है? पार्शियली। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ओके, पार्शियली डबल बॉन्ड। और जो पार्शियली डबल बॉन्ड है उसकी वैल्यू है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब वो सिंगल बॉन्ड तो नहीं बोल सकते हम, इसीलिए उसको बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, कैसा है? पार्शियली। क्लियर है? तो ये फर्स्ट जो इफेक्ट थी रेजोनेंस इफेक्ट, उससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल कंडीशन पे हेलोएरिन जो कंपाउंड है वो एसएन रिएक्शन शो नहीं करता है। कौन सी कंडीशन पे? नॉर्मल कंडीशन पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फर्स्ट रूल सबको समझ में आ गया। अब अपना सेकंड रूल है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलोएरिन की। ओके, तो चलो आर की जगह पे मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ CH3 मिथाइल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी वजह सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, दूसरी चीज, ये जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ओके, दूसरी चीज है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3। तो s का परसेंटेज क्या निकलेगा? राइट, यहाँ पे टोटल ऑर्बिट कितनी है? 4। ओके, तो s के भाग में s के पास कितने परसेंटेज आएंगे? 25%। ओके, उसी तरह यहाँ पे जो है वो sp2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है? 3 ऑर्बिट है, तो हर एक ऑर्बिट के खाते में कितना परसेंटेज जाने वाला है? 33.33%। मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तब परसेंटेज एस कैरेक्टर की वैल्यू 33.33 है, और sp3 पर हाइब्रिडाइजेशन होगा तब परसेंटेज एस कैरेक्टर है 25%। ये कैसे पता करना है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है? 4। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी है? 3। सिंपल तरीका सोच लो कि आपके पास आप 3 लोग हैं और 100 रुपीज आप में बांटने हैं, तो कितने होंगे एक के पार्ट में? 33.33। तो एस के पार्ट में कितने परसेंटेज आने वाले हैं? 33.33%। ओके, तो ये एस का परसेंटेज एस कैरेक्टर है, उसका ऑर्डर क्या है? तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 sp3। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, 33.33, और यहाँ पे है 25।
तो जितना S परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, और उसी की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पे लेस रिएक्टिव। कैसा हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन पे लेस रिएक्टिव। ओके, थर्ड पॉइंट इसी के अंदर, पहली बात की हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें पर फिर बात की हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर की। अब बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड लेंथ है किसके अंदर, हेलो आल्केन में, हेलो आल्केन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 177 पिकोमीटर। कितनी है, 177 पिकोमीटर। और हेलो एरिन में, हेलो एरिन के अंदर कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 169 पिकोमीटर। ये तो हमें पता चल ही रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए उसकी साइज कैसी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ की शॉर्ट। ओके, और उसी की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में भी हमें चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते उसको। ओके, इसीलिए हेलो एरिन जो कंपाउंड है उसके अंदर बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके लिए लेस रिएक्टिव है। हेलो एरिन कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। पहली चीज हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोली, उसके बाद परसेंटेज एज कैरेक्टर, और थर्ड है बॉन्ड लेंथ। कौन सा टॉपिक है, बॉन्ड लेंथ। ओके, ये तीन चीजों से हमें पता चला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हेलो एरिन है वो नॉर्मल कंडीशन पे शो नहीं करता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, थर्ड टॉपिक है अपना इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ओके, तो जब भी हेलो एरिन जो अपना कंपाउंड है, ओके, अगर चलो हेलोजन हमने यहां से निकाल भी दिया, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पे यहाँ पे अटैक करेगा तो X माइनस निकल जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल कैटायन। हमें क्या मिलेगा, फिनाइल कैटायन। फॉर हम सोच रहे हैं कि अगर नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा चलो कुछ हो रहा है तो यहाँ पे X निकल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा, तो पहले हमें क्या मिलेगा, फिनाइल कैटायन। अगर फिनाइल कैटायन बन रहा है तो उसकी वजह से ये जो फिनाइल कैटायन है वो तो कैसा है, अनस्टेबल। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रेजोनेंस फॉर्म नहीं होने वाला है और उसी की वजह से जो फिनाइल कैटायन है वो अनस्टेबिलिटी उसकी ज्यादा बन जाएगी, और इनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसी की वजह से वो सेल्फ रिएक्शन भी नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, सेल्फ रिएक्शन। ओके, मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन जो होने वाली है वो भी यहां पे नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन, सेल्फ आयोनाइजेशन। ओके, अगर सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन नहीं हो रही है तो मतलब SN1 जो रिएक्शन थी हमारी जिसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, तो अगर कार्बोकैटायन तो यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि SN1 जो रिएक्शन है वो तो पॉसिबल ही नहीं है हेलो एरिन के अंदर। ओके, हेलो एरिन के अंदर SN1 रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन में पहले क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैच करता है। ओके, पहले A निकल जाएगा, उसके बाद कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। ओके, तो यहाँ पे तो जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, फिनाइल कैटायन, और फिनाइल जो कैटायन है वो तो अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर तो कोई रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं हो रही है, और रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होगी तो इसका मतलब कि वो SN1 रिएक्शन कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो हेलो एरिन है, हेलो एरिन जो कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन को क्या करेंगे, रूल्ड आउट। क्या करेंगे, रूल्ड आउट। मतलब SN1 रिएक्शन जो है वो हेलो एरिन में पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक अपना क्या है, तो फोर्थ टॉपिक है
इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, इलेक्ट्रॉन रिच एरिन। तो ये अपना जो हेलो एरिन कंपाउंड है, ओके, हमने बोला था कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओके, और ये जो हैलोजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है हैलोजन। हम जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने वाले हैं उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ओके, और ये जो कार्बन है उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट नहीं हो सकता है, ओके। अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज्यादा है, उसी की वजह से जो एरिन है अपना ये, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के साथ अटैक भी नहीं हो सकता, अटैच भी नहीं हो सकता है, ओके, समझ में आ रहा है। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को अगर मुझे बेंजीन की रिंग पे अटैक करवाना है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो क्यों नहीं कर पाता है, तो फोर्थ कंडीशन का है इलेक्ट्रॉन रिच एरिन, क्योंकि ये जो एरिन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि किसकी वजह से, ये कार्बन की वजह से, क्योंकि ये जो कार्बन है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, दैट मीन्स वो और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके ही आने वाला है ना, क्योंकि इस पे हम इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करते हैं, जैसे कि OH माइनस, ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ इसीलिए अटैक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये भी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, ओके, और ये जो एरिन रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, किसकी वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ओके। तो ये दो चीजों की वजह से जो रिपल्सन होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है तो उन दोनों में बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। हमें पता है कि नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन ही होता है ना, ओके। तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो इसी की वजह से जो हेलो एरिन कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में शो नहीं कर सकते। समझ में आया, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन होगी, क्रिटिकल कंडीशन होगी, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, तब वो इजीली यहां से हेलोजन को रिमूव करके आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, ओके। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे एसएन रिएक्शन हेलो एरिन में पॉसिबल नहीं है, और अब पॉसिबल भी होगी तो कौन सी होगी, SN2। SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो फिनाइल कैटायन बन रहा है वो तो अनस्टेबल है, क्योंकि वो तो उसकी इंस्टेबिलिटी कैसी है, ज्यादा है, ओके। वो अनस्टेबल है, मतलब फिनाइल कैटायन जनरेट होगा ही नहीं, और वो जनरेट नहीं होगा तो SN1 रिएक्शन शो ही नहीं करेगा, इसीलिए SN1 रिएक्शन तो खत्म हो गई हेलो एरिन के लिए। तो अब बचा क्या, SN2 रिएक्शन, मतलब जितने भी हेलो एरिन कंपाउंड है वो जनरली SN2 रिएक्शन ही शो करते हैं, ओके। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।